नमस्कार, आइए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज का हमारा ये चैप्टर चल रहा है जीव समष्टियाँ, जीव और उसकी समष्टियाँ। चलिए इसकी शुरुआत करेंगे। आज हम वॉल्यूम दूसरा हैगा, इसका वॉल्यूम पहला हैगा। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो जा कर के देख लीजिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर पर। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम आज के इस लेक्चर की। चलिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं हम आज के अपने इस लेक्चर की, वंडरफुल से लेक्चर की। चलिए करते हैं शुरुआत। ओह शिट। चलिए, हमारा आज का ये चैप्टर चल रहा है कि पहले कुछ लोग जुड़ जाते हैं, तब के लिए तैयार हो जाते हैं हम भी। चलिए, हाँ काफ़ी लोग जॉइन हो चल रहे हैं, जल्दी जल्दी हो जाइए सब फटाफट। चलिए 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 चलिए, हाँ सबसे पहला हैगा कि ये कल हमने इसके 3 फैक्टर पढ़ लिए थे। तापमान पढ़ लिया था, जल पढ़ लिया था। अब इसका एक और फैक्टर रहेगा इस पर, लाइट। लाइट का इफेक्ट भी पड़ता है बहुत बड़ा। लाइट का इफेक्ट जो होता है वो बहुत बड़ा पड़ता है इसके ऊपर। किसके ऊपर? पारिस्थितिक तंत्र पर। जो हमारी क्रियाएं होती हैं पारिस्थितिक तंत्र की, उन पर सभी पर इसका बहुत बड़ा जो है अटैक पड़ने वाला है इसका। ठीक है, तो इसको हम समझने की आज कोशिश करेंगे। पूरा बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ते चलेंगे और चलिए बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है आज के लिए प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में बात करने वाले हैं आज हम। तो प्रकाश एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक कारक है। प्रकाश जो है एक महत्वपूर्ण जो है एक पारिस्थितिक कारक है, यानी परिस्थिति तंत्र का एक कारक होता है। जीवों के वितरण में कुछ हद तक प्रकाश की जो है उपलब्धता पर भी ये निर्भर करता है, यानी प्रकाश की उपलब्धता भी यहाँ इंपोर्टेंस निभाती है जीवों के लिए। ये प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है। इसकी जो प्रक्रिया है पौधों का भोजन निर्माण, जिसमें सभी जीवधारियों का पर निर्भर होती हैं, भोजन पौधों से ही प्राप्त करते हैं। तो इसकी सारी जो क्रियाएं होती हैं वो प्रकाश पर ही निर्भर होती हैं। आप इसको पढ़ के रखिए और इसको भी आप पढ़ के रखिए। इसी में हैगा जो प्रकाश का वर्णन किया गया है कि कितना प्रकाश किस जीव के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमें देखना है जलाशयों में विभिन्न क्षेत्र यानी झील या तालाब में। देखो जो लिटोरल रहती हैं जोन, लिटोरल जोन होता है उथले पानी का क्षेत्र जहां पर प्रकाश तली तक पहुंच जाता है। मतलब इस पर निर्भर करता है कि कहां कितना प्रकाश पहुंचेगा। उस पर 3 जोन बनाती हैं इसका, लिटोरल जोन, लिनेटिक जोन और होता है प्रोफाइलल जोन। ये 3 जोन होती हैं। इन जोनों में पहला जोन जो होता है उथले पानी का वह क्षेत्र होता है जहां तक जो प्रकाश होता है वो तली तक पहुंच जाता है। इसमें प्रकाश कहां तक पहुंच जाता है? तली तक पहुंच जाता है। और जो लिनेटिक जोन होता है इसमें क्या होता है? खुले जल का क्षेत्र भाग होता है। यह प्रकाश जो प्रभावी ये प्रकाश जो होता है स्तर को भेदन तक ही पहुंच पाता है, मतलब जहां कुछ ही छोटे स्तर तक पहुंच पाता है। और जो प्रोफंडल जोन होता है इसमें गहरे जल का क्षेत्र तली जहां प्रकाश सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, मतलब जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता है सूर्य का वो होता है प्रोफंडल जोन। ठीक है, इन जोनों को आप याद रख के चलिए। और देखिए अब हम चलते हैं आगे। तो आगे आएगा मृदा। अब हम बात करेंगे सोल पर। सोल यानी कि मृदा, जो मृदा है उस पर क्या बात है, मृदा के बारे में अब हम वर्णन करने की कोशिश करेंगे। मृदा, चलिए मृदा का वर्णन करते हैं। मृदा में सबसे पहले हमें देखना है कि जो मृदा होती है, सोल होती है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर। मृदा का क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम देखने वाले हैं मृदा के लिए। चलिए मृदा को देखेंगे। सबसे पहले हैगा इसमें मृदा के लिए कि जो, चलिए देखो मृदा जो पृथ्वी की चट्टानों के जो अपक्षय, पृथ्वी की चट्टानों की जो अवक्षय परत होती है ना, पृथ्वी के चट्टानों की अवक्षय, पृथ्वी के चट्टानों की अवक्षय अवक्षय बनाने वाला जो भूपर्पटी होता है, अर्थकष्ट होता है ना, का सबसे ऊपरी भाग या उपजाऊ भाग मृदा कहलाता है। जिस पर फसलें बोई जाती हैं वो फसल उपजाऊ जो होता है, जिसमें खाद्य पदार्थ होते हैं, वह पदार्थ वह क्षेत्र जो सबसे ऊपरी वाला जो जिसमें ह्यूमस होता है, सबसे ऊपरी वाला जो परत होती है ना मृदा की, उसी को हम क्या बोलते हैं, भाग को मृदा बोलते हैं। ठीक है, अब आता है मृदा पौधों तथा जंतुओं का जो प्राकृतिक आवास है। यहाँ पर पौधे भी रहते हैं और जंतु भी बहुत सारे इसमें बिल खोद कर रहते हैं मृदा में। ठीक है,
अब मृदा में खनिज लवण, कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल, मृदा वायु, ह्यूमस, ये सभी पाए जाते हैं। ये हम सभी अभी अभी बता चुके हैं, इनको क्लियर कर चुके हैं। तो उस क्षेत्र की जलवायु ये सब निर्भर करते हैं किस पर, मृदा पर। उस क्षेत्र की जलवायु, चट्टानों का अवक्षय प्रक्रिया या इसके स्थापन व अवसादी होने पर, और मृदा के विकास होने की प्रक्रिया पर, ये सभी इस पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। चलिए ठीक है, ये सब इस पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। अब इसका आएगा जल धारण क्षमता या कैपेबिलिटी जो होती है मृदा की, वो भी इसी पर इसमें निर्भर करती है। उपजाऊता, सारी की सारी जो बातें हैं उस पर निर्भर करती हैं। इसके पीडीएफ नोट्स लेकर इनको आप याद करते चलिए, मतलब पढ़ते चलिए, याद करने का नहीं है, याद करने का वही डेफिनेशन है और कुछ नहीं है इसमें याद करने के लिए। अब चलेंगे हम अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रिया की ओर। जो अजैविक कारक होती हैं उनके प्रति इसकी अनुक्रिया क्या होती है, अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रिया क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक है, जो रिस्पॉन्स होता है ऑफ एबायोटिक फैक्टर, रिस्पॉन्स ऑफ टू एबायोटिक फैक्टर, इस पर क्या रिस्पॉन्स पड़ता है इसका देखिए। देखो, अनेक आवासों में अजैविक परिस्थितियां समय के साथ गंभीर रूप से परिवर्तित हो जाती हैं। समय के साथ कैसे हो जाती हैं, गंभीर रूप से वह परिवर्तित हो जाती हैं। जैसा एक मौसम का तापमान लगभग शून्य होना तथा दूसरे यानी कितना 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाना, अथवा जल की लवणता में परिवर्तन, जल की लवणता में कुछ परिवर्तन आना। इन बदलावों को प्रदर्शित करने वाले जो आवासों में जीव कैसे इन विपरीत या विघ्नकारी परिस्थितियों का सामना करते हैं, इसका उत्तर जानने के लिए आइए कुछ को देखते हैं। इनपुट हो गया, कार्य संपन्न हो गया और आउटपुट हो गया। देखिए, ऊर्जा कोशिका प्रक्रियाएं और या रूप में ऊर्जा बाहर निकल जाती है, ये सारी इसकी क्या होती हैं, क्रियाएं होती हैं। आप इनको देखेंगे। और अब हम चलेंगे इसके आगे के वर्णन की ओर। आगे का वर्णन इसका कह रहा है 5 मिनट रुकिए। चलिए, थोड़ा 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 चलिए, काफी ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो आगे इसमें जो हैगा वो ये हैगा कि जो नियमन करना, ये इससे क्या होती है, रेगुलेट, यानी किसी चीज को रेगुलेट करना, उसके जो परिस्थितियां होती हैं, इसका भी वर्णन किया था ना हमने। ये अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रिया क्या होती है। अब उन अनुक्रियाओं को देखिए, एक एक कर प्रत्येक अनुक्रिया का हम यहाँ पर वर्णन करते जा रहे हैं। तो आप देखिए एक एक अनुक्रिया को। तो पहली अनुक्रिया जो इसमें आती है वो होती है नियमन करना, यानी रेगुलेट करना किसी चीज को। नियमन करना यानी किसी चीज को या किसी वस्तु को रेगुलेट करना। सबसे पहली अनुक्रिया है रेगुलेट करना। चलिए देखते हैं रेगुलेट करना क्या होता है। देखो, नियमन करने का अर्थ होता है बाह्य पर्यावरण में परिवर्तन होने पर शरीर ताप नियमन या परासरण नियमन करना। यानी जो बाहरी तापमान है उसमें परिवर्तन होने पर अपने ताप को उस हिसाब से नियमित करना, वह नियमन करना कहलाता है। ठीक है, बाह्य पर्यावरण में बाह्य जितना बदलाव होता है, रणनीति अपनाने की उतनी मतलब उतना ही वो ताप नियमन करते जाते हैं। और मतलब गर्मी हुई तो उस हिसाब से अपने ताप को डेवलप कर लेते हैं, ठंडी में उस हिसाब से अपने ताप को वो क्या कर लेते हैं, नियमित कर लेते हैं। तो वह जीव प्रमुखता कार्कीय तरीकों द्वारा ताप या परासरण का जो नियमन करते हैं। ठीक है, कुछ जो व्यक्तिगत तरीके अपनाते हैं स्तनधारी व पक्षी, तथा कुछ जो निम्न पृष्ठधारी होती हैं वो अपृष्ठधारी होती हैं, वो ताप नियमन व परासरण नियमन की रणनीतियां जो होती हैं वो उनको जानते हैं और वो उसको अपनाते हैं। इसको पूरा आप पढ़ के रख लीजिए, एक बार में याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा ईजी होता है ये। तो ताप नियमन वह क्रिया होती है, यानी कि बाहरी पर्यावरण में जैसा ये बाहरी पर्यावरण है इसमें जैसा बदलाव हुआ उसके अनुकूल ही ये अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, अपने आप को निर्मित कर लेते हैं, अपने आप को बना लेते हैं। उसी को हम कहते हैं नियमन करना, रेगुलेट करना। ठीक है, रेगुलेट करना हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, ताप नियमन हेतु के निम्न प्रक्रियाओं की मदद ली जाती है। अब कुछ प्रक्रियाएं हैं जिनका इसमें मदद ली जाती है। देखो, शरीर में सेंसर या ताप नियंत्रक मस्तिष्क में स्थित होती हैं। जब बाह्य ताप के बढ़ने पर शरीर का ताप बढ़ता है, जब शरीर का ताप बढ़ जाता है तो तंत्रिका जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं उसको सक्रिय कर शरीर पसीने का जो सुनिश्चित करता है, मतलब जो शरीर से पसीना निकलता है वो ताप नियमन को ताप को कम करने की एक विधि होती है जो पसीना निकलता है। ठीक है,
अब आगे चलते हैं, सक्रिय शरीर में पसीने का सुनिश्चित होता है। ठीक है, अब आ जाता है शरीर पर पसीना जो है ऊष्मा ग्रहण या वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, शरीर से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ले देता है। ठीक है, अब जैसे ही शरीर का ताप कम हो जाता है तो दूसरी विधि, शरीर का ताप अधिक कर होने पर नियंत्रित केंद्र त्वचा की जो रक्त वाहिनियों को आता है, फलस्वरूप कुछ ऊष्मा विकिरण द्वारा शरीर में बाहर निकल जाती है। देखो, शरीर का जैसे ताप कम हो जाने पर जो ताप नियंत्रण में त्वचा जो है रक्त वाहिनियों को सकरा कर देती हैं, जिससे अधिक रक्त त्वचा तक पहुंचे आता है, अतः मनुष्य में जो ऊष्मा की हानि न होने के कारण उसका संचय जो संरक्षण है वो हो सके। तो साथ ही नियंत्रण में कंकालीय पेशियां वो होती हैं जो संकेत देकर उसमें कपकपी पैदा कर देती हैं, जिससे मांसपेशियों को इसके जो कर्कश या कपकपी से ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है, जिससे धीरे धीरे ताप बढ़कर 37 डिग्री तक हो जाता है। ताप के सामान्य हो जाने पर नियंत्रण के केंद्र निष्क्रिय हो जाते हैं, और जो दांत का खटखटाना वो होता है ना, जब सर्दी आती है तो कड़कड़ कड़कड़ होता है, वो सब क्या होती हैं, ताप नियंत्रण करने की विधियां होती हैं। क्या होती हैं? ताप नियंत्रण करने की विधियां होती हैं, यानी उस हिसाब से ताप को डेवलप करने की विधियां वो विधियां होती हैं, मतलब उसके अनुकूल हम ताप को बनाना चाहते हैं जो परिस्थितियां हैं। ठीक है, शरीर का ताप कम हो जाता है तो हम अपने शरीर के ताप को बढ़ाना चाहते हैं उन सभी क्रियाओं को कर कर। तो इसमें क्या आएगा, यदि ताप कम हो जाता है, यदि ताप वृद्धि हो जाती है तो पसीना द्वारा हम अपने शरीर को ठंडा कर लेते हैं। यदि ताप की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमारा जो शरीर का ताप कम हो जाता है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, उस स्थिति में हम कपकपी पैदा कर उसको क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं ताप को। ये सब क्रियाएं होती हैं। अब आता है संरूपण रखना, कन्फर्म करना। कन्फर्म यानी संरूपण रखना। देखिए, प्राणियों में बहुत बड़ी संख्या में लगभग 99% तक सभी ये पौधे स्थिर जो आंतरिक पर्यावरण को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। उनके शरीर का तापमान परिवेश तापमान के बदलाव के साथ बदलता रहता है। जंतुओं के शरीर द्रव्यों में परासरणी सांद्रता व उनके जो जलीय पर्यावरण में अपरासरणी सांद्रता बदलावों के साथ बदलती रहती है। इन जंतुओं व पौधों को संरूपी कहते हैं, मतलब जो अपने आप को बदलते रहती हैं वो संरूपी कहलाती हैं। इस आकार के वे अपने आप को बदलते रहती है। इसको भी आप पढ़ के रखेंगे, इसमें कोई विशेष ज्यादा नहीं है। और लेकिन आज का ये टॉपिक, आज का जो लेक्चर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर करें भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का ये लेक्चर। अब देखिए, अब हमको देखना है माइग्रेशन क्या होता है। तो माइग्रेशन देखेंगे हम। माइग्रेशन यानी प्रवासन होता है, मतलब जब अपने यहाँ की कुछ अनुकूल परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं तो किसी दूसरे क्षेत्र में रहकर जब रहने लगते हैं, और वहाँ परिस्थितियां अपने यहाँ सही हो जाने पर वापस लौट आती हैं, उस क्रिया को माइग्रेशन बोलते हैं। देखिए अब क्या होती है माइग्रेशन। जीवों का प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों वाले आवासों से अस्थायी रूप से अनुकूली पर्यावरण परिस्थितियों वाले आवासों में चले जाना, मूल आवास में परिस्थितियां जो सामान्य हो जाने पर पुनः वापस लौटाना माइग्रेशन कहलाता है। अतः उनके लिए दबाव युक्त पर्यावरणीय परिस्थितियां बचने पर यह उपयुक्त उपाय होते हैं उससे बचने के लिए। ठीक है, अनेक जंतु जो हैं रूप पक्षी कड़ी सर्दियों से हजारों मील की यात्रा करें और अनुकूल आराम रहने योग्य स्थानों पर जाते हैं, जैसे साइबेरिया व अन्य अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में सर्दी के दिनों में हजारों प्रवासी जो पक्षी होती हैं वो राजस्थान के पास भरतपुर में स्थित जो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, जिसमें ये पहले नाम घाना पक्षी अभ्यारण्य था, उसमें चले जाते हैं। इन पक्षियों को जो है साइबेरियन किरण या अंटार्कटिक टर्न आदि कहा जाता है। अनेक पक्षी जो हिमालय की नीलगिरी पहाड़ों तक का सफर तय करते हैं, और अनेक स्तनधारी जो है जैसे बाइसन या कैरियू जो आदि है, जो गर्मियों में शीतोष्ण शंकुधारी वनों जैसे टुंड्रा प्रदेशों में भी चले जाते हैं। तो देखिए भाई, ये जो माइग्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको जरूरी देख ले लीजिए, इसको जरूरी कर लीजिए माइग्रेशन को। इससे नीट में क्वेश्चन बनते हैं माइग्रेशन से। ये चारों परिस्थितियां होती है ना, इनसे तो बनना ही बनना है भाई क्वेश्चन, कुछ भी समझिए आप। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको पढ़ के लिख लीजिए। बहुत सरल भी होता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। निलंबित कर देना, अगला आ जाता है सस्पेंड कर देना, निलंबित कर देना, सस्पेंड कर देना। ये कैसी होती है? देखो, अनेक जीवधारी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना निष्क्रिय अवस्था बनाकर करते हैं। कैसी अवस्था बनाकर? निष्क्रिय अवस्था बनाकर करते हैं। जीवाणु कवक व निम्न वर्गों के ये पौधे अनेक प्रकार की मोटी भित्ति वाले जीवाणु बनाते हैं, और इनकी मोटी का
भित्ति का कारण इन पर प्रतिकूल परिस्थितियों का असर नहीं होता है। दबाव युक्त परिस्थितियां में यह इसी रूप को में पड़े रहते हैं, इस प्रकार से अपने शरीर को क्या कर देती हैं, डेवलप कर देती हैं। इसलिए तो जो विषाणु होते हैं वे हजारों करोड़ों वर्षों तक मिट्टी में पड़े रहते हैं और फिर उसी अवस्था में वे पुनः जब उनको परिस्थितियां मिलती हैं तो वे आ जाती हैं, वो क्या कर देती हैं, निलंबित कर देते हैं अपने आप को। ठीक है। अब इसी प्रकार के उसमें प्रस्तुति जो प्रसुप्ति हो जाती है, बीज भी होते हैं बहुत सारे। अब कुछ बीज ऐसे होते हैं जो बारिश का मौसम भी निकल जाने पर वह नहीं उगते हैं, लेकिन जैसे ही मौसम द्वारा से उनकी अनुकूलन परिस्थितियां होती हैं, उचित ताप दाब उनको मिलता है तो वह द्वारा अंकुरित हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, वो निलंबित कर देते हैं अपने आप को, इसी क्रिया को अपनाते हैं। और इसमें दो निष्क्रियता होती हैं, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता। वो उस हिसाब से अपने आप को निलंबित कर देते हैं। देखिए अब शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता को देखेंगे। शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता क्या होती है, देखो प्राय असमतापी या प्रवायश्मी जो जीव प्रतिकूल परिस्थितियों में बचने के लिए यह रणनीति अपनाते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि शीत निष्क्रियता सर्दियों का एक लंबी नींद में जाना, यानी सर्दियों के दिनों में वो लंबी नींद में चले जाते हैं। तो कुछ समतापी जंतु भी शीत निष्क्रियता अपनाते हैं, जैसे भालू, उत्तरी मैदानी जो गिलहरी आदि। इन सभी अवस्थाओं में जंतु की उपापचयी जो क्रिया होती है वो मंद पड़ जाती है तथा जो कारकीय दृष्टि से निष्क्रिय हो जाती है और भंडारित वसा में अपनी निम्न ऊर्जा आवश्यकता पूर्ण कर लेते हैं। तो अनुकूल परिस्थितियों में जीव पुनः सक्रिय होकर तैयार हो जाते हैं। वो अपने मतलब कुछ समय के लिए वो लंबी नींद में चले जाती हैं, सो जाती हैं, और वो अब जैसे उनकी अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो वे दोबारा आ जाती हैं प्रकृति में। देखो जो ग्रीष्म निष्क्रियता गर्म या शुष्क पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना निष्क्रिय अवस्था में रहकर ग्रीष्म निष्क्रियता कहती हैं। जैसे घोंगे, मेंढक आदि क्या होते हैं, गर्मी के दिनों में ये मिट्टी में दब जाती हैं, गहरे गड्ढों में चले जाते हैं, और जैसे ही बारिश का मौसम आता है ये बाहर आ जाते हैं। तो ये क्या होती है, ग्रीष्म निष्क्रियता होती है। उपार्जित या फिर डायापाज क्या होती है, देखो तालाबों या झीलों में पाए जाने वाले अनेक जंतु प्लवक प्रजातियां प्रतिकूल परिस्थितियों में निलंबित परिवर्धन की अवस्था में आ जाते हैं। इसी निलंबित जो परिवर्धन में उपार्जित या डायापॉज कहते हैं। इनको आप समझ के रख लीजिए, बहुत ही ज्यादा सरल टॉपिक है, इनमें कुछ समझाने लायक है नहीं। अब आ जाता है अनुकूलन। एडाप्लांटेशन क्या होता है भाई, एडाप्लांटेशन होता है अनुकूलन होता है। देखो जीवों के ऐसे आकार की, कारकीय या व्यवहारगत गुण जो उसे किसी आवास विशेष में सफलता से रहने में सक्षम बनाते हैं, अनुकूलन कहलाते हैं। मतलब वह कारक जो उसको किसी जीव को किसी परिस्थिति में रहने के लिए सक्षम बनाते हैं, वह क्या कहलाते हैं, अनुकूलन कहलाते हैं। अनुकूलन बहुत प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे कारकीय अनुकूलन क्या होते हैं। देखिए व्यवहारगत अनुकूलन भी होती हैं, कारकीय अनुकूलन भी होती हैं, बहुत सारे अनुकूलन होती हैं, एक एक कर हम सबको पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले आ जाता है अधिक ताप या जल की कमी के अनुकूलन। अधिक ताप या जल की जो होती है कमी के अनुकूलन क्या होती है, इसको पढ़ के रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम समझाने की कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत। देखिए अधिक ताप में जल की तेजी से हानि होती है। जब जैसे ही ताप अधिक हो जाता है, अधिक ताप में जल की हानि हो जाती है, होने लगती है। ठीक है, अधिक ताप में जल की हानि होने लगती है। तो जंतु में अधिक ताप से बचने व जल संरक्षण हेतु निम्न अनुकूलन पाए जाते हैं। जल के बाह्य स्रोतों की जो अनुपस्थिति में जो उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तान में पाए जाने वाला जो कंगारू चूहा अपने कानों को, अपने उसके जो कान होते हैं, जल की कमी की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए वसा ऑक्सीकरण कर सकता है। जो वसा का होता है वो ऑक्सीकरण कर सकता है। वसा क्या कर सकता है, ऑक्सीकरण कर सकता है। और वसा के ऑक्सीकरण से उप उत्पाद के रूप में निकाल जल की इस जीव में जो उपापचयी जल आवश्यकताओं को पूरा करता है। मतलब इसमें क्या आएगा, जो वहां का जो कंगारू चूहा होता है वो अपने जल की बचत करने के लिए वो ऑक्सीकरण प्रक्रिया का क्या कर लेता है, सहारा ले लेता है। तो उसमें वसा का ऑक्सीकरण हो जाता है, तो उससे क्या होता है, जल उतना बच जाता है। ठीक है, अब आता है कंगारू चूहा हो गया। अब आता है ध्रुवीय कम ताप में शरीर की ऊष्मा हानि से रोकने के लिए जो ध्रुवीय भालू होती हैं, जैसे जीवों का जो सील, जैसे जलीय जो स्तनधारियों की त्वचा में नीचे वसा का मोटा स्तर पाया जाता है। इनमें क्या होता है, वसा का जो मोटा स्तर है वह पाया जाता है। इसमें वसा का जो मोटा स्तर है वो पाया जाता है। यह शरीर के लिए जो है ताप रोधक की सतह का कार्य करता है, यानी तापरोधन का वह कार्य करता है। ठीक है, अब आता ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जंतुओं के पाद व बाह्य कर्ण छोटे हो जाती हैं। एलेन का नियम यही था। एलेन का नियम भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। इसमें क्या आएगा, इतना से याद करना है कि ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जंतुओं के पाद व बाह्य कर्ण छोटे हो जाते हैं। ये होता है एलेन का नियम। तो इसको आप याद कर लीजिए, एलेन का। देखो अब इसमें क्या आएगा, उष्णकटिबंधीय जंतु जैसे हाथी के ताप नियमन में शरीर के जो शरीर में के
है, सॉरी, देखिए क्या आएगा, उष्णकटिबंधीय जंतु जैसे हाथी में ताप नियमन, शरीर की अतिरिक्त ऊष्मा हानि से हेतु कान बड़े होना, ये होते हैं। यानी हाथी की जो उताप ऊर्जा होती है शरीर की बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको ठंडा करने के लिए उसके कानों का बड़ा होना, और यदि ऊष्मा को बचाना है तो कानों का छोटा करना, ये इसमें क्या आ जाती हैं, लक्षण आ जाती हैं कुछ जीवों में। तो देखिए और अंग क्या आएगा इसमें, अंग आएगा कि जो ठंडे क्षेत्रों में पाए जाने वाले गर्म खून वाले जंतु जैसे स्तनधारी पक्षियों का आकार गर्म प्रदेशों वाले ऐसे जंतुओं से बड़ा होता है, जैसे ध्रुवीय भालू। इन सभी से क्या होता है, इनका आकार बड़ा होता है। ठीक है। अब हमें देखना है पौधों में ताप व जल से संबंधित कुछ अनुकूलन आ जाती हैं, देख कैसे आते हैं। बाष्पोत्सर्जन के रूप में जल हानि को रोकने के लिए उनकी पत्तियों की सतह पर एक मोटी उपत्वचा या क्यूटिकल का परत बन जाती है। एक लसलसा सा उनकी सतह पर पत्तियों की एक लसलसा सा चिपचिपा सा एक द्रव बन जाता है, उसे क्यूटिकल बोलते हैं। अब ये बाष्पोत्सर्जन से रोकने के लिए होता है। बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल हानि से बचाव के लिए इन पौधों की पत्तियों पर जो पर्णरंध्र या गर्त में स्थित होने के कारण इन्हीं गर्त रंध्री बोलते हैं, इसमें गर्त रंध्र उपस्थित होती हैं जल अब जो हानि है उससे बचाने के लिए। पत्तियों में जो एपिडर्मिस होती है बहुस्तरीय हो जाती है, जिससे ढकी होती है, इससे कि जल हानि कम हो जाती है। ये सारे के सारे जो लक्षण हैं वो इसी के होती हैं। अब आता है दिन के ताप अधिक होने के कारण जो अधिक जल हानि की संभावना होती है, अतः जो मरुभूमि में मांसल पौधे में प्रकाश संश्लेषण हेतु एक विशेष उपापचय पथ होता है, जिसे कैम चक्र बोलते हैं। ये जल हानि को रोकता है। तो सबसे ज्यादा वही पौधे जल का हानि को रोक सकती हैं जो कैम पौधे द्वारा अपना वो करते हैं, उपापचय करते हैं। ठीक है। अब आ जाता है जलीय पौधों में जो अनुकूलन होने चाहिए, एडाप्लांटेशन और जो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफाइट जो क्या होते हैं पौधे होती हैं, उनके कैसे होने चाहिए भाई। देखो जलीय पौधों में नियमन या निमग्न या फिर जल में डूबे भाग में एक सुरक्षात्मक चिपचिपे पदार्थ में से स्थित होती हैं, जिसे क्यूटिकल कहती हैं। इसका जड़ तंत्र तथा या तो अधिक विकसित होता है या फिर सुविकसित हो और अनुपस्थित होता है, सॉरी अनुपस्थित होता है। जैसे बॉल्फिया हो गया, यूट्रिकुलेरिया हो गया, सेरोटोफिल्लम हो गया, ये सभी से क्या है, उदाहरण है। किसके उदाहरण है, ये सभी उदाहरण है भाई किसके, जो जलीय पौधों में अनुकूलन के। जलीय पौधों में अनुकूलन यानी जलीय पौधों में इस प्रकार से अपने आप को वो अनुकूलित कर लेते हैं जल बचाने के लिए। ठीक है। अब आ जाता है ये, अब आता है जल संरक्षण की क्रियाएं और अनुकूलन। देखिए इसमें क्या देखना है हमें, देखो इसमें दो और चीज रखना है। निमग्न जड़ वाले कौन सी होती हैं, बेलेसनेरिया हाइड्रे जो हाइड्रेला होता है और पोटोमोइजोटॉन होता है, ये क्या कौन से होते हैं, ये होते हैं निमग्न जल वाले। अब आता है निमग्न तैरने वाले कौन से होते हैं, सेरोटोफिल्लम और यूट्रिकुलेरिया। अब तैरने वाले जड़ वाले कौन से होते हैं, जलकुंभी और जो होता है कमल मुक्त पलावी हैं, बोल्फिया, लेमना और ट्रोपा और सिंगाड़ा, ये कैसे होती है, मुक्त पलावी होती है। इनको आप याद रखिए। और नीचे वाला जो है ये तालिका, इसको भी आप याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पढ़ के देखते चलिए। अब आता है कार्य की अनुकूलन। हाँ, माउंटेन सिकनेस बीमारी, अच्छा ये तो हमने माउंटेन सिकनेस बीमारी शायद ये, हाँ यार 11th में आप पढ़ चुके हैं इसको, इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कार की अनुकूलन क्या होती हैं, जो फिजिकल एडाप्लांटेशन होती हैं वह क्या होती हैं। देखिए फिजिकल एडाप्लांटेशन भैया कुछ नहीं देखना है, इसमें देखना है कि कुछ जीवों में विशिष्ट कार्य की अनुकूलन पाई जाती हैं। यह अनुकूलन जीवों के प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों से दूर अनुक्रिया हेतु सक्षम बनाती है, मतलब और कहीं रहने के लिए उनको क्या बनाते हैं, सक्षम बनाते हैं। वास्तव में लघु जो कालीय अनुकूलन है, यह उदाहरण के लिए पहाड़ों की अधिक ऊंचाई लगभग 35 जो 100 मीटर की अधिक ऊंचाई होती है, वहां पर वायु का ऑक्सीजन में कमी होती है। मतलब जब वायु होती है उसमें क्या होती है, उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो किसी मैदानी क्षेत्र में जो व्यक्तियों को पहाड़ों में अधिक ऊंचाई तक एक बार में पहुंच जाने पर जो है कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कम ऑक्सीजन के कारण उनकी कोशिकाओं की जो ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पाती है। यह कमी जो है तुंगता बीमारी, जैसे हम क्या बोलती हैं, बीमारी जिसे माउंटेन सिकनेस बीमारी बोलती हैं, वह हो जाती है। मतलब क्या होता है, जैसे ही कोई स्तनधारी अधिक ऊंचे पहाड़ों पर रहने के लिए चला जाता है, तो वहां क्या हो जाता है, उसकी ऑक्सीजन की जो उसमें उपलब्धता होनी चाहिए वो उपलब्धता पूरी नहीं हो पाती है, उसमें उतनी ऑक्सीजन उसे नहीं मिल पाती है, और उसकी जो आरबीसी होती हैं वो आकार में थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। इस कारण से उसमें क्या हो जाता है, उसको थकान, जी मिचलाना, सर दर्द और हृदय स्पंदन में वृद्धि और ये अनियमितता उसमें आ जाती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, तुंगता बीमारी या फिर माउंटेन सिकनेस बीमारी इसको बोलते हैं। ठीक है।
ये सब उसमें आ जाते हैं। तो अपने देश में मैदानी क्षेत्रों में सीधे जो मनाली ऊपर जो रोहतांग दर्रा या सिक्किम में जो है वहां पर हम जाते हैं तो ये रोगों के लक्षण जो है दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है, शरीर जो कि लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी का उत्पादन बढ़कर श्वसन दर की वृद्धि तथा हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की जो शीघ्र मुक्ति सुनिश्चित कर अर्थात उसकी जो बंधन क्षमता घटाकर इन सभी से छुटकारा पाया जा सकता है। मतलब इसके अनुसार शरीर क्या होता है, अपने आप को डेवलपमेंट कर लेता है, विकास कर लेता है अपना। अब तो उसके बाद फिर वो क्या करता है, इन जो अपने आप ही ये बीमारियां अपने आप ही ये स्वस्थ हो जाता है मनुष्य, क्योंकि इसका शरीर जो होता है आरबीसी का उत्पादन बढ़ा देता है और उसके आकार को कम कर देता है और श्वसन क्रियाओं को बढ़ा देता है, वहां ऑक्सीजन की मात्रा को कम महसूस करने लगता है। इससे क्या हो जाता है, ये बीमारी कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, ये कंट्रोल हो जाती है। अब इसमें देखिए और भी कुछ होते हैं इसके, इन सभी को आपको पढ़ के रखना है जो भी आ रहा है। अब आता व्यवहारगत भी ये कार्य के अनुकूलन थे। अब व्यवहारगत अनुकूलन क्या होते हैं, देखो अनेक जीवों में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवहारगत अनुकूलन पाए जाते हैं। अब कुछ व्यवहारगत अनुकूलन पाए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं व्यवहारगत अनुकूलन, देखिए उदाहरण के लिए मरुस्थलीय छिपकलियों में उच्च तापमान से निपटने के लिए कारकी अनुकूलन नहीं पाए जाते हैं, उसकी आवास में रहने वाले जो स्तनधारियों में पाए जाते हैं। तो यह छिपकलियां जो क्या होती हैं, व्यवहारगत अनुकूलनों की मदद से अपने शरीर का तापमान का लगभग स्थिर बनाए रखने का कार्य करती हैं। यानी कि जब उनके शरीर का तापमान कम हो जाता है तब वह धूप में जाकर तापमान में क्या करती हैं, अपने आप को सेंकती हैं, और जब उनका तापमान कम बढ़ जाता है तो अपने आप को वह ठंडे क्षेत्र में जाकर के अपने आप को ठंडा कर लेती हैं। ऐसा क्या होती हैं, व्यवहारगत अनुकूलन होती हैं। देखो बिलों में रहने वाले जंतु जैसे बिलकारी जंतु कहा जाता है, जंतु जो क्या होती हैं दिनचर या फिर रात्रिचर होना, उनका जो है पुष्पों का रात्रि में खिलना, ये व्यवहारगत अनुकूलन होती हैं। अब के छाया पसंद करने वाले पौधा जैसे छाया प्रिय जैसे सियोफाइट कहलाते हैं, वो इनके क्या होते हैं, व्यवहारगत होती हैं। मतलब जो अपने हिसाब से अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, यानी कि दिन में अधिक धूप निकल रही है तो धूप में नहीं रह सकते तो वह रात में जाकर के रात्रिचर का वो जीव कार्य करते हैं। तो ऐसे क्या होते हैं, अपने आप को वो व्यवहारगत यानी बिहेवियरल जो एडाप्लांटेशन कहलाता है ये। ठीक है, तो ये सारे एडाप्लांटेशन थे। अब हम इन दोनों एडाप्लांटेशन को कल वाले सेशन में और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हम यहीं से लेंगे, एडाप्लांटेशन से ही इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा इतना ही था। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, सी यू।